तुर्की ने कैसे अपनी सियासत के अंदर फ़ौज का किरदार ख़त्म किया? तुर्की एक ऐसी रियासत थी जो जब से उसका क़याम हुआ था तब से वहाँ पर फ़ौज का रोल काफ़ी ज़्यादा रहा है। इनफैक्ट उस मुल्क के अंदर आपको गाहे बगाहे फ़ौज की जानिब से इंटरवेंशन या मिलिट्री कूज़ नज़र आए हैं। उन्होंने सिविलियन हुकूमत का 2 से ज़ायद बार धड़न तख्ता किया है। मगर आज अगर आप देखें तो तुर्की एक ऐसा मुल्क है कि वहाँ पर फ़ौज सिविलियन गवर्नमेंट को अंडरमाइन करने का सोच भी नहीं सकती। तो तुर्की ने ये कैसे अचीव किया कि एक ऐसा मुल्क जहाँ पर बार बार मिलिट्री इंटरवेंशन हुआ करती थी और आज वहाँ पर सिविल मिलिट्री बैलेंस है वो काफ़ी अच्छा है। इस सवाल के जवाब के लिए आपको तुर्की की तारीख़ को 4 हिस्सों में डिवाइड करना पड़ेगा और इस वीडियो में मैं आपको इन 4 हिस्सों के बारे में बताऊंगा और उन तमाम इक़दामात के बारे में बताऊंगा जो कि तुर्की ने लिए हैं ताकि वहाँ की फ़ौज सियासत के अंदर मैनिपुलेशन ना कर सके। और ये सवाल हमारे लिए इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है बिकॉज़ पाकिस्तान की जो आजकल की सूरत हाल है, ख़ासतौर पर इलेक्शंस के बाद जो हुआ है, उसके बाद बहुत से लोगों का ये सवाल है कि पाकिस्तानी रियासत को आगे चलने के लिए सिविलियन कंट्रोल में आना पड़ेगा। अगर सिविलियन कंट्रोल में आना है तो उसके लिए कहाँ से हम सीख सकते हैं? तुर्की का एक ऐसा मॉडल है जो कि पाकिस्तान से बहुत मिलता जुलता है और जब मैं आपको बताऊंगा कि उनकी तारीख क्या रही है तो तब आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान और तुर्की शायद एक ही सिक्के के 2 रुख थे। तो बात कर लेते हैं उन 4 अदवार की। अगर आपको तुर्की की तारीख को देखना है तो आपको 1923 से इसका आगाज़ करना पड़ेगा। 1923 या 1924, वहाँ से लेकर आपको 1960 का एक पीरियड है, फिर 1960 से लेकर 1997 का एक पीरियड है, फिर 1997 से लेकर 2016 और 2016 से लेकर आज तक। इन 4 पीरियड्स के बारे में मैं बात करूंगा और इसमें जो जो हुआ वो आपको बताता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं 1923 की। 1923 के अंदर तुर्की की रियासत की फाउंडेशन रखी गई। पहली जंग अज़ीम के बाद जब खिलाफत उस्मानिया को ख़त्म किया गया तो उसके बाद तुर्की की एक आज़ाद सेकुलर जमहूरी रियासत की बुनियादें रखी गईं और जो तुर्की के फाउंडिंग फादर हैं जिन्होंने रियासत का क़याम या उनके जो बानी जिन्हें कह सकते हैं, मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क, उन्होंने एक आज़ाद रियासत, एक सेकुलर रियासत की बुनियादें रखी 1923 में और 1924 के अंदर खिलाफत उस्मानिया को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया। मुस्तफ़ा कमाल ने जब उस्मानी खिलाफत को ख़त्म किया तो उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज था कि जो उस्मानी खिलाफत का जो रोल रहा है पिछली सदियों में इस इलाके के ऊपर, उसमें मज़हब का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था और मुस्तफ़ा कमाल क्योंकि आए ही इसी एजेंडे के ऊपर थे कि रियासत के अंदर रियासती अमूर में से मज़हब को निकाला जाए, इसलिए उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज था कि जो लेगेसी थी उस्मानी खिलाफत की, उसमें जो मज़हब का इन्फ्लुएंस है उसको ख़त्म किया जाए। उसको उन्होंने यकसर ख़त्म किया और इस रोल को ख़त्म करने के लिए उनका सबसे ज़्यादा साथ उनकी फ़ौज ने दिया। तुर्की की फ़ौज 1923 के बाद से या उससे पहले से उन्होंने एक ऐसा रोल अपनाना शुरू किया था जो कि मगरिब की तरफ देखती थी, सेकुलर थी, अपने आप को मॉडर्न कहती थी। और इस सब के बीच में मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क एक मेन फिगर हेड थे जो कि सेकुलरिज्म का परचम उठाए हुए थे। अतातुर्क ने अपने एजेंडे के नफाज के लिए फ़ौज का इस्तेमाल किया। उन्होंने फ़ौज को एग्जेक्टिव रोल दिए, हुकूमती रोल्स दिए और फ़ौज की एक ऐसी आइडियोलॉजी बनाई कि वो हमेशा के लिए सेकुलर या वेस्टर्न फ़ौज नज़र आए। मुस्तफ़ा कमाल ने अपनी फ़ौज को एक ऐसा रोल दिया जो कि आने वाले दहाइयों के अंदर एक गार्डियन का रोल था कि तुर्की की फ़ौज या जिसे TSK भी कहा जाता था, उनकी फ़ौज जो है वो गार्डियन है तुर्की की असास की, तुर्की की नज़रियाती असास जिसे सेकुलरिज्म कहा जा सकता है। मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क की आइडियोलॉजी थी कमालिज़म और ये आइडियोलॉजी अभी भी तुर्की के अंदर इसका बहुत पास रखा जाता है। वहाँ की जो फ़ौज है अभी भी इसको फॉलो करती है और वहाँ की रियासत अभी भी इसको फॉलो करती है। मुस्तफ़ा कमाल 1923 से लेकर रियासती अमूर के सरबराह रहे। 1935 के अंदर जो फ़ौज का रोल है तुर्की की सियासत के अंदर उसको कानूनी कवर दिया गया और ये वो एक अहम माइलस्टोन था जिसके बाद तुर्की ने उसको इस्तेमाल करते हुए काफ़ी दफ़ा रियासती अमूर में इंटरफेयर किया। 1935 के अंदर जो फ़ौज का कानून था, इंटरनल सर्विस लॉ जिसको कहा जाता है, उसके अंदर एक आर्टिकल 35 इंसर्ट किया गया और उस आर्टिकल 35 की जो ज़ुबान थी वो काफ़ी वेग या मुबहम थी, जिसके अंदर ये कहा गया था कि फ़ौज जो है वो तुर्की की हिफाजत करेगी। उसके अंदर एक्सटर्नल या इंटरनल की कोई तफरीक नहीं की गई थी और आने वाले सालों के अंदर तुर्की की फ़ौज ने इस कानून का सहारा लेते हुए बहुत ज़्यादा इंटरफेयर किया तुर्की की रियासत के अंदर। खैर 1935 से लेकर जो 1960 का दौर है वो इसी के ऊपर मुश्तमिल है। अब आपको दूसरे दौर की बात करते हैं
जिसे हम कह सकते हैं द एरा ऑफ कूज, यानी कि जब फ़ौज ने धड़न तख्ता किया सिविलियन हुकूमतों का। 1960 के अंदर तुर्की के अंदर फ़ौज ने सिविलियन हुकूमत का धड़न तख्ता किया। ये पहली बार है जब फ़ौज ने डायरेक्टली जो है वो रूल करना शुरू किया तुर्की में। फिर इसके अलावा एक और कू था 1980 का, जिसके अंदर फ़ौज ने डायरेक्ट तरीके से सिविलियन हुकूमत को हटाकर ख़ुद पावर में आई। इन 2 कूज़ के अलावा 2 और कूज़ ऐसे हैं या 2 और मिलिट्री इंटरवेंशन ऐसी हैं जो कि नोटेबल हैं। इसके अंदर हुकूमत फ़ौज ने ख़ुद तो नहीं ली, मगर उन्होंने इनडायरेक्ट रूल करना शुरू किया। एक 1971 के अंदर, जिसको मेमोरेंडम के थ्रू गवर्नमेंट का कहा जाता है, जब फ़ौज ने एक ख़त के ज़रिए हुकूमत को बताया कि आपने क्या करना है और क्या नहीं करना। और इसी तरह का एक और मेमोरेंडम 1997 के अंदर भी फ़ौज ने पेश किया। और ये तमाम जो 4 के 4 इंस्टेंस हैं, इसमें जो फ़ौज ने जस्टिफिकेशन ली इंटरवेंशन की, उसमें यह था कि क्योंकि तुर्की की फ़ौज को ये लगता है कि जो नज़रियाती असास है तुर्की की, जो कि सेकुलरिज्म पर मबनी है, उसको थ्रेट किया जा रहा है, या मज़हब का जो इन्फ्लुएंस है तुर्की के रियासती अमूर के अंदर उसको बढ़ाया जा रहा है। और इसी की बुनियाद के ऊपर तुर्की की फ़ौज ने 4 दफ़ा 1997 तक इंटरफेयर किया और मेमोरेंडम्स जारी किए और हुकूमतों का धड़न तख्ता भी किया। इन धड़न तख्तों के अंदर तुर्की की जो फ़ौज है उसने रियासती अमूर के ऊपर अपना जो इन्फ्लुएंस है या अपनी जो पावर है उसको उन्होंने और भी बहुत ज़्यादा बढ़ाया। 1960 के कू के बाद 1 साल बाद 1961 के अंदर तुर्की की जो उस वक़्त की इंतज़ामिया थी, उन्होंने आइन के अंदर एक नया सेटअप लेकर आए, एक नया फोरम लेकर आए जिसको नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल कहा जाता है, जिसके अंदर फ़ौज का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। उसका मकसद ये था कि फ़ौज सिविलियन हुकूमत को या जो भी हुकूमत में होगा उसको डिफरेंट पॉलिसी मैटर्स के ऊपर एडवाइस दिया करेगी। खैर, एडवाइस का लफ्ज़ तो बहुत सॉफ्ट है, एडवाइस क्या देनी थी, मतलब वो सिविलियन हुकूमत को डिक्टेट किया करेगी। फिर 1982 में 1980 के कू के बाद दोबारा इस रोल को ज़्यादा बढ़ाया गया और फ़ौज ने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को और ज़्यादा एम्पावर किया। सो इन 2 कूज़ के अंदर जो तुर्की की फ़ौज थी उसने रियासती अमूर के ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल हासिल कर लिया था। वो रियासत के जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर उन्होंने अपने आप को, जैसे कह सकते हैं कि रचा बसा लिया था कि तुर्की की फ़ौज को रियासती अमूर से दूर करना बहुत मुश्किल हो गया था। इसके साथ साथ जब रियासती अमूर के अंदर तुर्की की फ़ौज अपना कंट्रोल हासिल कर रही थी, साथ साथ तुर्की की फ़ौज ने मईशत के अंदर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना शुरू किया और प्राइवेट बिजनेस के अंदर उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। 1960 के कू के बाद 1961 के अंदर तुर्की की फ़ौज ने एक बिज़नेस कंपनी बनाई। बिज़नेस कंपनी से आपको पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ मिलेंगी। यहाँ पर पाकिस्तान फ़ौज के भी बहुत ज़्यादा प्राइवेट एंटरप्राइजेज़ हैं, बट तुर्की की फ़ौज ने 1961 के अंदर पेंशन फ़ंड के नाम से एक कंपनी बनाई जिसका नाम था OYAK, OYAK। शुरू में तो सिर्फ इसका मकसद ये था कि एक पेंशन फ़ंड होगा जो कि तुर्की के फ़ौजियों के लिए उससे जो भी रेवेन्यू क्रिएट होगा उनकी बेहतरी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। मगर आज OYAK या OYAK की तकरीबन 124 कंपनियाँ हैं और वो मुतअद्दिद सेक्टर्स के अंदर काम कर रही है। इनफैक्ट वो इस वक्त तुर्की की सबसे बड़ी एंटरप्राइज़ है। अगर मैं आपको इनके सेक्टर्स बताऊं कि किन किन सेक्टर्स के अंदर तुर्की की फ़ौज की एंटरप्राइज़ काम कर रही है, तो इसके अंदर आयरन और स्टील, ऑटोमोटिव यानी गाड़ियाँ, सीमेंट, एग्रोकेमिकल्स, एनर्जी, लॉजिस्टिक्स, फाइनेंस, बैंक, कंस्ट्रक्शन, टूरिज़म, सिक्योरिटी, मेडिकल टेक्नोलॉजी, इंश्योरेंस, टायर बनाना, पेट्रोलियम और फूड और दीगर कई इंडस्ट्रीज़ हैं। और अगर आप इन सब इंडस्ट्रीज़ को कंपेयर करें जो पाकिस्तान की फ़ौज की एंटरप्राइजेज़ हैं पाकिस्तान के अंदर, तो आपको बहुत ज़्यादा मुमासलत नज़र आएगी। इसके अलावा क्योंकि ये जो कंपनी थी इसका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था, इनको इकॉनमी के अंदर बहुत ज़्यादा टैक्स रिबेट मिलता था, जो भी टेंडर लेना चाहें हासिल कर लेते थे, जो भी नेशनल एंटरप्राइज जिसको प्राइवेटाइज़ किया जा रहा होता था उसको ख़रीद लेते थे, तो इनके लिए बिज़नेस ऑपरेट करना बहुत आसान था बिकॉज कोई पूछने वाला नहीं था। तो इनका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गया। और एक टाइम पर ऐसा भी आया जब तुर्की की मईशत की बहुत बुरी हालत थी, तो OYAK ने तुर्की की रियासत को इंटरेस्ट बेसिस के ऊपर लोन्स भी देना शुरू कर दिए और तुर्की की रियासत को, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मकरूज़ भी हुई उस OYAK कंपनी की। अब इससे अगले फेज़ की बात कर लेते हैं 1997 से लेकर 2016 तक। 1997 की बात मैं इसलिए करता हूँ बिकॉज 1997 के अंदर चौथा कू, जिसको सॉफ्ट कू कहते हैं,
वो हुआ था और उस वक़्त नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के थ्रू तुर्की की फ़ौज ने सिविलियन गवर्नमेंट को इतना प्रेशराइज़ कर दिया था कि उनको रिज़ाइन करना पड़ा। तुर्की के अंदर एक इस्लाम की हामी जमात थी जिसको रफ़ा पार्टी कहा जाता था और उसके हेड थे नजमुद्दीन अरबकान। उनकी पार्टी रफ़ा पार्टी 1996 के इंतखाबात के अंदर ताकत में आती है और उस वक़्त की फ़ौज उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाती है कि इन्होंने ताकत में आने के बाद रियासती अमूर के अंदर और पब्लिक लाइफ के अंदर इस्लाम का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा करना शुरू कर दिया है। इसी बेसिस के ऊपर 1997 में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल एक मेमोरेंडम जारी करती है जिसमें बताया जाता है रियासत को, जिसमें सिविलियन गवर्नमेंट को बताया जाता है कि वो इन कामों से बाज रहें और सिविलियन गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाता है। इसी प्रेशर की वजह से 1997 के अंदर नजमुद्दीन को रिज़ाइन करना पड़ता है, उनकी हुकूमत ख़त्म हो जाती है। सिर्फ उनकी हुकूमत ख़त्म नहीं होती बट वहाँ की अदालत उनकी पार्टी के ऊपर पाबंदी भी लगा देती है। और फिर आता है टर्निंग पॉइंट जहाँ से तुर्की की जो सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन है वो आंखें दिखाना शुरू करती है तुर्की की फ़ौज को। नजमुद्दीन अरबकान एक बहुत अहम शख्सियत हैं जो कि इस्लाम हामी जितने भी तुर्की के अंदर हैं उनके लिए उनकी जो हैसियत है वो एक मेंटोर की सी है और उनमें से एक रजब तैयब अर्दोआन भी हैं जो कि इस वक्त तुर्की के सदर हैं। जब नजमुद्दीन अरबकान तुर्की के प्राइम मिनिस्टर थे तो 1994 से लेकर 1998 के अंदर अर्दोआन इस्तांबुल के नाजिम या मेयर थे और वो रफ़ा पार्टी के मेंबर भी थे। जब उनकी पार्टी को ख़त्म किया गया 1997 के अंदर उन्होंने इस्तीफ़ा दिया तो रजब तैयब अर्दोआन को एक वैक्यूम नज़र आया कि जो कंजर्वेटिव पार्टीज़ हैं क्योंकि फ़ौज उनको ऑपरेट नहीं करने देगी तो इसलिए उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी को थोड़ा सा मॉडरेट किया और अपने आप को जमहूर पसंद, वेस्टर्नाइज्ड और यूरोप की तरफ देखने वाली पार्टी के तौर पर अपने आप को पेश किया और रफ़ा पार्टी को छोड़ दिया। मगर इससे पहले कि मैं आपको तैयब अर्दोआन की पार्टी की तारीख़ बताऊं और कैसे वो ताकत में आए, एक और अहम पॉइंट था जिसको आप टर्निंग पॉइंट के तौर पर भी देख सकते हैं। वो ये था कि 1999 के अंदर यूरोपियन यूनियन ने तुर्की को कैंडिडेट स्टेटस दिया कि वो अगर एक्सीड करना चाहते हैं यूरोपीय यूनियन के अंदर तो उन्हें कैंडिडेट की हैसियत मिल गई। उसके लिए एक सबसे अहम शर्त ये थी कि तुर्की की रियासत को डीमिलिटराइजेशन और सिविलियन कंट्रोल को बढ़ाना होगा और 1999 के अंदर ये सब हुआ और उसके बाद यके बाद दीगरे आपको तुर्की की तारीख़ में नज़र आएगा कि कैसे जो जमहूरी कुव्वतें हैं उन्होंने फ़ौज को ओवर पावर करना शुरू किया सिविलियन स्पेस के अंदर। खैर अब बात कर लेते हैं रजब तैयब अर्दोआन की जिनका बहुत अहम रोल है सिविलियन स्पेस को एम्पावर करने के अंदर। 2001 के अंदर रजब तैयब अर्दोआन ने रफ़ा पार्टी को छोड़कर अपनी सियासी जमात की बुनियादें रखी। इस जमात का नाम था AK पार्टी या इंग्लिश में जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी और इस पार्टी के अंदर उन्होंने बहुत से रिफॉर्मिस्ट को अपने साथ मिलाया और एक मॉडरेट या मोतदिल इस्लाम पसंद पार्टी के तौर पर वो सामने आए। 2002 में इंतखाबात होते हैं और रजब तैयब अर्दोआन की जमात एक लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल करती है। एक दिलचस्प बात आपको बताता रहूं कि 2002 इंतखाबात से पहले जब भी कोई भी हुकूमत तुर्की के अंदर बनी तो वो मखलूत हुकूमत हुआ करती थी। मखलूत हुकूमत जैसे पाकिस्तान में भी देख सकते हैं, अभी भी मखलूत हुकूमत की बातें हो रही हैं, इत्तेहादियों पर मबनी एक जमात बन रही है तो उनके बारे में कहा जाता है कि इनको कंट्रोल करना या इन्फ्लुएंस करना बहुत आसान होता है। इसी तरह तुर्की के अंदर भी मखलूत हुकूमतें बना करती थी और कहा जाता था कि फ़ौज को इनको इन्फ्लुएंस करना बहुत आसान होता है। बट 2002 में जब रजब तैयब अर्दोआन की पार्टी पावर में आई तो वो लैंडस्लाइड विक्ट्री लेकर आई और पहली दफ़ा हुआ कि वहाँ पर एक ऐसी जमात पावर में आई जो कि मेजॉरिटी के साथ थी। ताकत में आने के बाद 2003 में रजब तैयब अर्दोआन वज़ीर आज़म बने और जैसे ही वो ताकत में आए तो अगर हम तारीख़ को देखें तो उन्होंने आते ही मिलिट्री के साथ या फ़ौज के साथ उन्होंने अपने सींग नहीं लड़ाए। इनफैक्ट शुरू में तो उन्होंने जो फ़ौज करती थी उसको कंसीड करते गए, जैसे कि जो फ़ौज का जो एंटरप्राइज़ थी बिज़नेस एंटरप्राइज़ ओयाक, उसको उन्होंने कभी भी तंग नहीं किया। इवन जो डिफेंस बजट है उसके ऊपर कभी सवाल नहीं उठाया। जैसे पाकिस्तान के अंदर डिफेंस बजट स्पेंडिंग के ऊपर कोई ऑडिट वगैरह की बात नहीं की जाती या सिविलियन गवर्नमेंट कोई कुछ ख़ास पूछ परतीत नहीं करती, वैसे अर्दोआन ने भी नहीं किया और अपनी रियासत को ऐसे ही चलाते रहे। मगर 2007 के अंदर पहली कन्फ्रंटेशन होती है जब तुर्की के सदारती इंतखाबात में अर्दोआन के इत्तेहादी अब्दुल्ला गुल
इंतखाबात में हिस्सा लेते हैं, सदारती इंतखाबात है। उस वक़्त अर्दोआन प्राइम मिनिस्टर थे और अब्दुल्ला गुल की जो वाइफ थी वो स्कार्फ पहनती थी। तुर्की की फ़ौज को ये बात कुछ ख़ास पसंद नहीं आई कि जो रियासती सरबराह है उनकी जो अहलियाँ हैं वो स्कार्फ पहने, क्योंकि तुर्की की फ़ौज बहुत ज़्यादा सेकुलर है और वो नहीं चाहती कि मज़हब किसी भी लेवल के ऊपर रियासती अमूर में सामने आए। और उसी टाइम के ऊपर तुर्की की फ़ौज ने एक और मेमोरेंडम जारी किया 2007 के अंदर। इस मेमोरेंडम के अंदर उन्होंने डायरेक्टली तो ये नहीं कहा, बट उन्होंने अब्दुल्ला गुल की वाइफ के जो स्कार्फ पहनने के अमल को एक जिसे कहते हैं कि ढके छुपे अल्फाज के अंदर उन्होंने उसकी तनकीद की। अब माजी में जब भी फ़ौज ने ऐसा मेमोरेंडम जारी किया था तो सिविलियन हुकूमत उसको बर्दाश्त नहीं कर पाई, जैसे 1997 के अंदर उस वक़्त की हुकूमत को रिज़ाइन करना पड़ा। मगर रजब तैयब अर्दोगान ने रिज़ाइन नहीं किया, इनफैक्ट उन्होंने फ़ौज को हेड ऑन लिया। रजब तैयब अर्दोगान जब ताकत में आए थे तो 2002 के बाद से 2003 के बाद से उनकी जो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस थी बहुत अच्छी रही थी, तो बहुत पॉपुलर लीडर थे। ये ग्राफ आप देखें तो आप देखेंगे उनके ताकत के आने के फ़ौरन बाद तुर्की की इकॉनमी बहुत ऊपर जाती है। सो तुर्की के अंदर रजब तैयब अर्दोगान एक पॉपुलर लीडर थे। बजाय इसके कि वो फ़ौज की इस थ्रेट के सामने अपना सर निगू कर देते, उन्होंने रेफरेंडम कॉल किया और सदारती इंतखाबात के अंदर चेंजेस के लिए उस रेफरेंडम के अंदर उन्होंने जीत हासिल की। 69% वोट जो है वो रजब तैयब अर्दोगान की पॉलिसी के हक़ में डले और अब्दुल्ला गुल सदर बन गए। ये पहली बार था कि जब फ़ौज से रजब तैयब अर्दोगान खुलकर सामने आए। इससे पहले 2003 और 2004 के अंदर भी एक वाक़या हुआ था जिसकी मैं भी बात करता हूँ, जो कि एक और टर्निंग पॉइंट था सिविल मिलिट्री ताल्लुकात के अंदर। 2003 और 2004 के अंदर एक एर्गोनॉन नामी तंजीम, जो कि रजब तैयब अर्दोगान ने इल्ज़ाम लगाया था फ़ौज के अंदर। रजब तैयब अर्दोगान के मुताबिक ये एर्गोनॉन नामी तंजीम उनके ख़िलाफ़ धड़न तख्ता करने में मुलव्विस थी 2003-2004 के अंदर, और 2007 में उन्होंने इसके ऊपर कार्रवाई करना शुरू की। और उस वक़्त उन्होंने सैकड़ों फ़ौजियों, जिनमें से सीनियर फ़ौजी एहलकार भी शामिल थे, सहाफ़ी थे, मीडिया हाउसेस थे, सियासतदान थे, उनको गिरफ़्तार किया और उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया कि वो उनकी गवर्नमेंट को गिराने की जो कंस्पिरेसी है, साजिश है, उसमें मुलव्विस थे। और उस केस के अंदर, जिनको एर्गोनॉन ट्रायल्स कहा जाता है, उन्होंने मेक श्योर किया कि उन फ़ौजियों को नौकरी से बर्खास्त किया जाए और साथ साथ उन्होंने उन फ़ौजियों को सज़ाएँ भी दिलवाई। उसके ऊपर बहुत से नाक़दीन का कहना है कि वो जो प्रोसेस था वो जमहूरी तरीके से पूरा नहीं किया गया था, उसके अंदर जो इंसाफ के तकाज़े हैं पूरे नहीं किया गया था। मगर अर्दोगान ने अपना इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट किया और फ़ौज के अंदर उन्होंने एक तत्हीर के अमल का आगाज़ किया। फिर होता है 2010 का रेफरेंडम, जिसमें बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव लिए जाते हैं, बहुत ज़्यादा कानून साजी की जाती हैं, जिसमें सिविलियन कंट्रोल को मज़ीद बढ़ाया जाता है। इसके अंदर, इस रेफरेंडम के अंदर जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं उनकी जो जुरिस्डिक्शन है उसको बहुत ज़्यादा कम किया जाता है। जो आर्टिकल 15 था कॉन्स्टिट्यूशन का, 1982 के कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसके मुताबिक 1980 के अंदर धड़न तख्ते के अंदर जो फ़ौजी मौजूद थे उनके ख़िलाफ़ केस चलाने के ऊपर पाबंदी थी, उस आर्टिकल को ख़त्म किया गया। और एक और प्रोविज़न जिसके अंदर फ़ौज को सिविलियन सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर कुछ केसेस के अंदर कंट्रोल हासिल था, उसको कम किया गया। इसके अलावा जो हाई स्कूल के अंदर या जूनियर हाई स्कूल्स के अंदर जो नेशनल सिक्योरिटी का करिकुलम था, जिसके अंदर तुर्क शहरियों की या स्टूडेंट्स की जहन साजी की जाती थी, उस करिकुलम को भी ख़त्म किया। और फिर 2013 के अंदर एक और वाटरशेड मूवमेंट आया, जो 1935 के अंदर जो फ़ौजी कवानीन के अंदर एक क्लॉज 35 डाला गया था, आर्टिकल 35 डाला गया था। रजब तैयब अर्दोगान की हुकूमत ने उस क्लॉज को भी अमेंड कर दिया और उस क्लॉज में ये जो पहले एक मुबहम शेख हुआ करती थी, जिसको इस्तेमाल करके फ़ौज हुकूमत के अंदर मदाखलत करती थी, उसको उन्होंने स्पेसिफ़िक कर दिया और फ़ौज का रोल सिर्फ़ और सिर्फ एक्सटर्नल हवाले से रखा। डोमेस्टिक इन्फ्लुएंस उन्होंने बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया। और 2014 के अंदर एक पॉपुलर वोट से पहली बार मुल्क के सदर मुंतखब हो जाते हैं। अब मैं आपको 2016 की बात करता हूँ। 2016 का आपको पता ही होगा, जब वहाँ की फ़ौज ने एक आखिरी कोशिश की धड़न तख्ता करने की और वहाँ की आवाम टैंकों के आगे लेट गई।
जुलाई 15 को तुर्की की फ़ौज ने रजब तैयब अर्दोआन का धड़न तख्ता करने की कोशिश की, मगर ये पहली बार था कि जो फ़ौज के जो मोटिव्स थे, पिछली बार हमेशा उन्होंने जो नज़रियाती असास जो कि सेकुलरिज़म है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए 5 दफ़ा इंटरवेंशन की, 2 दफ़ा धड़न तख्ता किया, मगर इस बार जो फ़ौज का मकसद था वो सेकुलरिज़म को बचाना नहीं था। इनफैक्ट उसके अंदर जो मजहबी एलिमेंट है वो ज़्यादा शामिल थे, जो गोलन मूवमेंट है जिनके ऊपर अर्दोआन इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो इसके पीछे थे। इस बार उन्होंने जो है वो धड़न तख्ता करने की कोशिश की और उसकी बहुत सी वजूहात हैं कि ये कामयाब नहीं हुआ, वहाँ के लोग बाहर निकल आए। उसकी 4 बड़ी वजूहात मैं आपको बता देता हूँ जिसकी वजह से वो कामयाब नहीं हुआ। एक तो सबसे बड़ी वजह मैंने पहले भी आपको बताया कि अर्दोआन 2002 से लेकर 2016 तक उन्होंने तुर्की की मईशत को बहुत अच्छे तरीके से चलाया था। वो एक बहुत पॉपुलर लीडर थे। उन्होंने तुर्की के की जो मईशत है और जो उनकी इंटरनेशनल स्टैंडिंग है उसको बहुत ऊपर किया था, तो वहाँ की आवाम अर्दोआन को लिटरली सपोर्ट करती थी। इसके अलावा जो आर्मी के अंदर ट्रस्ट था वो 2008 के बाद से बहुत कम हुआ था। 2008 के अंदर जो एर्गोनॉन ट्रायल्स थे उसके अंदर फ़ौज के ऊपर इल्ज़ाम लगा कि उन्होंने सिविलियन गवर्नमेंट को अंडरमाइन किया है, फ़ौजियों को सज़ाएं हुई, फिर करप्शन के केसेस भी सामने आए। उसके अलावा जो 1980 से तुर्की का मसला चल रहा है PKK या कुर्दिश पार्टी के साथ, उनके साथ एक उनकी जो मिलिटेंट स्ट्रगल है तुर्क फ़ौज के ख़िलाफ़, उस हवाले से भी तुर्क अवाम के अंदर एक गिला पाया जाता था कि अभी तक तुर्क फ़ौज उनको हराने में नाकाम रहे थे। उनके साथ बहुत ज़्यादा पीस प्रोसेस भी किए गए बट कभी भी तुर्क फ़ौज कामयाब नहीं हुई, जिसकी वजह से उनके लिए जो रिस्पेक्ट का एलिमेंट है वो बहुत कम हो गया था। तो ये वो वजूहात थी जिनकी वजह से तुर्क की जो तुर्की की आवाम है उनका ट्रस्ट इस निज़ाम और अर्दोआन के अंदर बहुत ज़्यादा हो गया और फ़ौज के लिए एक डिस्ट्रस्ट पैदा हो गया। और उसकी वजह से आपने 2016 में देखा कि कैसे उन्होंने फ़ौजी टैंकों को हुकूमती ऐवानों से दूर रखा। जब ये सब हुआ तो अर्दोआन के पास एक बहुत बड़ा मौका आया कि वो फ़ौज के अंदर एक और तत्हीर का अमल जारी करे। अर्दोआन ने ये देखते हुए कि आवाम उनके साथ खड़ी है, उन्होंने फ़ौज के अंदर एक मैसिव सैनिटाइजेशन मूवमेंट स्टार्ट की। अगर मैं आपको आदाद शुमार बताऊं तो आप सुनकर चौंक जाएंगे। अर्दोआन ने 44% आर्मी जनरल, 42% एयरफोर्स के जनरल, 58% नेवी के एडमिरल और 30% आर्मी के ऑफिसर्स, इन सब को नौकरी से बर्खास्त किया 2016 के कू के बाद। इससे बड़ा तत्हीर का अमल आपको दुनिया की किसी फ़ौज में नज़र नहीं आएगा, हो भी तो इस लेवल के ऊपर नहीं होगा। और उन तमाम लोगों को फारिग किया गया जिनके बारे में ख़दशा भी था कि वो गोलन मूवमेंट से उनका ताल्लुक़ है या 2016 के जो धड़न तख्ते में वो शामिल थे। इसके बाद जो मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस थे उनका कंट्रोल सिविलियंस को दे दिया गया, यानी कि जो अस्पताल थे जो कि फ़ौज चलाया करती थी उसको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर दे दिया गया। जो मिलिट्री एजुकेशन थी उसको पहले फ़ौज के कंट्रोल से लेकर उसको NDU को दे दिया गया, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी, पाकिस्तान में भी एक NDU है, बट नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी को दे दिया गया जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आती है। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को जितने भी फ़ौजी हॉस्पिटल से तमाम का तमाम कंट्रोल सिविलियंस को दे दिया गया। इसके अलावा आर्मी चीफ़ का जो ऑफिस है उसकी कई जो ताकतें हैं उसको ख़त्म करके प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को दे दिया गया। इनकी एग्जांपल मैं आपको इस तरह दूंगा कि जो ऑफिसर्स की छुट्टी की ताकत एक आर्मी चीफ़ के दफ्तर के पास हुआ करती थी वो भी सदर ने अपने पास ली। एक सुप्रीम मिलिट्री काउंसिल हुआ करती थी, उसके अंदर भी फ़ौज का रोल कम करके सिविलियंस की तादाद को बढ़ा दिया गया। जो सिविलियन मिनिस्टर्स थे, ख़ासतौर पे मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल डिफेंस, उनके लोगों को उसमें बढ़ा दिया गया। और नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस, जिसको आप कंपेयर कर सकते हैं या तो IB के साथ या ISI के साथ, उसकी जो रिपोर्टिंग है डायरेक्टली प्रेसिडेंट को कर दी गई और उसको ये भी ताकत दे दी गई कि वो फ़ौजियों के ख़िलाफ़ इन्वेस्टिगेशन कर सके, जिसके बाद अर्दोआन ने उसको इस्तेमाल किया उन फ़ौजियों को पकड़ने के लिए जिनके ऊपर शुबा था कि वो गुलन मूवमेंट के लिए काम कर रहे हैं या अर्दोआन का धड़न तख्ता करना चाहते हैं। सो ये वो तमाम के तमाम इनिशिएटिव्स हैं जो कि अर्दोआन ने लिए और तुर्की की 100 साल तारीख़ के अंदर, जहाँ पर फ़ौज पहले एक गार्डियन हुआ करती थी रियासत की, लाजिम व मलजूम थी तुर्की के लिए,
आज उसके लिए बहुत मुश्किल है कि वो सिविलियन सुप्रेमेसी या सिविलियन कंट्रोल को अंडरमाइन करें। और ये जो मैंने आपको 4 वजूहात बताई जिनकी वजह से अर्दोआन कामयाब हुए फ़ौज को पीछे धकेलने में, अगर आज आप उन वजूहात को इम्प्लीमेंट करेंगे तो शायद अर्दोआन ये सब ना कर पाते, क्योंकि अभी जो तुर्की की मईशत है उसकी बहुत बुरी सूरत हाल है। पिछले इलेक्शंस के अंदर अर्दोआन जीते तो सही, बट इतने कन्विंसिंगली नहीं जीते। तो सबसे बड़ा टेक अवे अगर आपको पाकिस्तान के एंगल से देखना हो, सो अर्दोआन ने डिलीवर करके अपनी क्रेडिबिलिटी बढ़ाकर उन्होंने तुर्की की फ़ौज से सिविलियन स्पेस वापस ली।